जैन। लेकिन मार्केट इस समय क्या दिखा रहा है? बहुत छोटे दायरे में सुबह से घूम रहा है। 19,350 निफ्टी ने पकड़ रखा है और बैंक निफ्टी 44,500 आप कह लीजिए, उसके बीच में घूम रहा है। मिड कैप में रौनक आज भी ज्यादा है, लगातार उसमें तेजी बनी हुई है। रूपक जी, क्या लग रहा है ये निफ्टी दायरा, रुचित जी, दायरा तोड़ नहीं रहा है ये, ऐसा क्यों? जी वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक अगर आप ऑप्शंस की पोजीशंस देखेंगे तो बहुत ही सीमित रेंज में लग रहा है कि ये मार्केट अभी भी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि 19,300 के पुट ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पे बिल्टअप हुआ है। यानी ऑप्शन राइटर्स ने 19,300 के पुट बेचे हुए, और सामने कॉल्स में देखेंगे तो 19,400 के कॉल ऑप्शन में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट का बार है। तो जनरली जब इतने हाई ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप इतने नैरो रेंज में रहती है 19,300 और 19,400 में जो बनी है, तो वो इंडिकेशन है कि जो ऑप्शन सेलर्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट से एक रेंज बाउंड मूव ही रहेगा। और जब तक हम या तो पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स की पोजीशंस में अनवाइंडिंग होते हुए नहीं देखेंगे, तब तक शायद इंडेक्स फ्रंट पे कोई डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, और जो स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स हम देख रहे हैं वही मूव कंटिन्यू रहेगा। 19,300 19,400 इन दोनों में से जो भी लेवल पहले टूटेगा फिर वो डायरेक्शन तय होगा, अदरवाइज तब तक तो रेंज बाउंड ही लग रहा है मार्केट। रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, और ये कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक दिन के एक ट्रेड में रेंज बन जाती है और दोनों तरफ के पुट एंड कॉल के जो खिलाड़ी हैं वो अपनी पोजीशन जमा के बैठते हैं। लेकिन मिड कैप में बड़ी तेज़ी रहती है और कुछ कुछ बड़े स्टॉक्स में भी बहुत अच्छे मूव बनते हैं। रुचित, दीपक नाइट्राइट आज उसने एक बड़ी तेज़ी दिखाई है 5% की, 2145 पर फ्यूचर्स में इस समय ट्रेड कर रहा है। 100 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी है। क्या ये एक नया दायरा खुल रहा है इसके लिए? यस, इनफैक्ट सिर्फ दीपक नाइट्रेट ही नहीं यार, आज आप सभी के सभी केमिकल स्टॉक्स में देखेंगे तो जो वॉल्यूम्स हुए हैं, काफी लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस या मैं कहूंगा कंसोलिडेशन ये पूरे सेक्टर में हुआ है, और अब आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में काफी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया है। तो जनरली जब अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ऐसे मूव्स आते हैं तो वो ट्रेंडेड फेज एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो कंटिन्यू रहती है, अगर बाजार में कोई डाउन ट्रेंड ना हो तो। सो यहाँ पे डेफिनेटली दीपक नाइट्रेट में हम 2250 तक के लेवल्स नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो प्रीवियस स्विंग हाई रेजिस्टेंस रहेंगे। एक और स्टॉक है जो केमिकल एग्रो केमिकल है, यूपीएल। इसने 600 का दायरा नीचे की तरफ तोड़ा था, लेकिन आज ये 600 को अटेन कर रहा है, 2.5% ऊपर है। इस पे कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, कह रहे हैं कि अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन टेक्निकली क्या ये मतलब आधा हो चुका है अपने हाई से, अब ये यहाँ बॉटम बना लेगा 600 के आसपास? सो आई थिंक बॉटमिंग फॉर्मेशन के लिए हाई टॉप हाई बॉटम बनाना काफी जरूरी है, तो फिलहाल तो इसको एक पुल बैक मूव की तरह रीड करेंगे। और आप डेरिवेटिव सेगमेंट में भी देखेंगे तो जितना अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में था, काफी शॉर्ट पोजीशन स्टॉक में थी। तो अब क्योंकि पूरे सेक्टर में एक पॉजिटिव मूव है, तो जो शॉर्ट पोजीशन है उनकी अनवाइंडिंग की वजह से एक पुल बैक मूव स्टॉक में है। ये 610 615 की रेंज तक जा सकता है, बट आई थिंक फॉलो अप मूव देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये गेस करने के पहले कि ये स्टॉक बॉटम बनना चुका है। तो फिलहाल तो हम इसको पुल बैक मूव तरीके से रीड करेंगे, और 610 615 के लेवल्स ये पुल बैक मूव में इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेंगे। ओके रुचित, एक और कंपनी है पिरामल एंटरप्राइजेस जो 5% नीचे है, और पॉली कैब पे आपकी राय चाहिए मुझे, क्योंकि पॉली कैब ने, दोनों पे चाहिए। पॉली कैब ने 5,000 के ऊपर का एक दायरा तोड़ा और वहाँ पे अब सस्टेन कर रहा है। हालांकि आज 1% कमजोरी है इसमें। पॉलीकॉम कैब में अगर किसी को नई पोजीशन बनानी हो तो किस साइड की बनेगी, और पिरामल पे क्या होगा? दोनों ही स्टॉक्स एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है। अगर आप पूरे थ्रू आउट द अगस्त सीरीज देखेंगे तो पूरे मार्केट में भले इतना मूव नहीं है, बट ये दोनों ही स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न्स ये अगस्त सीरीज में बना के दिए। सो फिलहाल तो यहाँ पे कोई नेगेटिव साइंस नहीं है। पॉलीकैब में जो सपोर्ट आ रहा है स्टॉक को, वो मेन 4900 4950 की रेंज में आ रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन सकते हैं। अगर वो रेंज में स्टॉक में कोई डिप मिलता है फिर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। सो मेरे ख्याल से 4950 से 4900 तक के अगर छोटे मोटे डिप्स मिलते हैं, एक्सपायरी है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, एक्सपायरी वीक है तो, सो वो डिप्स पे सपोर्ट के रेंज में खरीदारी करें। सिमिलर व्यू मेरा पिरामिड एंटरप्राइज पे भी है। ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव स्टॉक है, बट क्योंकि स्टॉक ये सीरीज में ऑलरेडी चल चुका है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी ये लेवल पे बाइंग के लिए फेवरेबल नहीं है। किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो आई थिंक आइडियली पिरामिड एंटरप्राइज में करंट लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ओके, तो ये राय है पिरामल और पॉलीकैब पे। रुचित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय अपनी शेयर करने के लिए। अब बातचीत करते हैं आज की कंपनी BEL के बारे में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इसमें काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी ने काम किया है। पिछले 2 महीने में करीब 3,300 करोड़ रुपए की कंपनी को ऑर्डर्स मिले। इसमें
हिंदुस्तान शिपयार्ड से मिले 1075 करोड़ का ऑर्डर भी शामिल है। साथ ही MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स भी खरीदेगी। कंपनी के ऑर्डर बुक पर बातचीत करने के लिए और आगे क्या आउटलुक दिख रहा है इस पर हमारे साथ हैं CMD भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी। भानु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और BEL ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन दिखाया है पिछले इस एक क्वार्टर में कहें या लंबे समय में कहें तो बहुत बढ़िया है। तो आपकी कंपनी या BEL जो है इस ऑर्डर बुक की वजह से, डिफेंस की खबरें आती रहती है उसकी वजह से बहुत चर्चा में रहती है इस समय। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय आपकी जो ऑर्डर बुक है उसकी सिचुएशन क्या है और इस फाइनेंशियल ईयर में कितने ऑर्डर्स आपने हासिल किए? ऑर्डर इनफ्लो में हम ट्रैक पर हैं। हमने 20,000 करोड़ से ज़्यादा ऑर्डर इस साल फाइनेंशियल ईयर में गाइडेंस दिया था और 11,380 करोड़ का ऑर्डर आ चुका है और बाकी ऑर्डर भी पाइपलाइन में है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि 20,000 करोड़ प्लस का ऑर्डर इस साल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास आएगा। अच्छा, एक और करीब 3290 करोड़ का जो है ऑर्डर आपने जो चर्चा किया, जो जुलाई में ही आपके हाथ लगा हुआ है, उसके बारे में डिटेलिंग बताइए। किस तरह का ऑर्डर है और कब तक पूरा करना है उसको? देखिए, ये जो 3290 करोड़ का ऑर्डर आए हैं उसमें एक मेजर ऑर्डर तो अभी लास्ट वीक में हिंदुस्तान शिपयार्ड ने दिया है फ्लीट सपोर्ट शिप के जो बायर नॉमिनेटेड इक्विपमेंट्स के लिए, जैसे उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम है, EW सिस्टम है, CMS है, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो उसकी कुल वैल्यू करीब 1075 करोड़ है। बाकी जो इसमें ऑर्डर्स हैं वो पूरे स्पेक्ट्रम में हैं। छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं, स्मॉल रडार, लो लेवल दैट लाइट वेट रडार का है छोटा। देन इसमें IFF सिस्टम है, सेटकॉम इक्विपमेंट है, डेटा लिंक के कुछ इक्विपमेंट्स हैं। तो सब छोटे छोटे ऑर्डर मिल करके ये इतनी वैल्यू आई है और मार्जिन ये सिमिलर रेंज में है। रेगुलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं डिफेंस में, तो ना तो ज़्यादा मार्जिन है ना तो कम है। ये ऑलमोस्ट सेम रेंज में है जितने हम ऑपरेट करते हैं। जी श्रीवास्तव जी, मैंने आपसे ये जानना चाहूँगा कि पूछा भी था कि पूरा इस समय ऑर्डर बुक कितनी, फुल बुक आपकी जो इस समय है, जो आपको आने वाले समय में एग्जीक्यूट करनी है। साथ ही अगर आप ब्रेकअप दे सकें कि किस किस तरीके के ऑर्डर किस किस सेगमेंट के लिए? मेजर ऑर्डर तो हमारे पास डिफेंस के ही हैं। अराउंड 65,000 करोड़ आज के दिन में हमारी ऑर्डर बुक है और इसमें मेजर ऑर्डर्स तो डिफेंस के ही हैं। जी अच्छा श्रीवास्तव जी, एक बड़ी खबर पिछले दिनों हुई कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून पे लैंड किया। इसकी वजह से बहुत चर्चा स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस की, स्पेस से जुड़ी कंपनियों की, उसके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स या इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स की है और एक बड़े बिजनेस के तौर पे देख रहे हैं। जो प्राइवेट बॉडी है इन स्पेस, उनका मानना है कि काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो रही हैं। तो आप चूंकि इसमें एक बड़े प्लेयर हैं, आप किस तरीके से इसमें अपॉर्चुनिटी अपने लिए देखते हैं? इसरो के साथ हम इंगेज्ड हैं सेटकॉम सिस्टम्स में और कुछ उसमें प्रोडक्ट्स हम उनके साथ सप्लाई करते हैं। हमारा उनका इंगेजमेंट है। बट स्पेसिफिक टू अगर आप चंद्रयान बोलेंगे तो उसमें हमारा प्रोडक्ट कोई नहीं था। तो इसरो के साथ हमारा कंटिन्यूअस एंगेजमेंट रहता है और जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है उसमें हम इसरो के साथ वर्क करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसरो के भी प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, BEL का भी वो एंगेजमेंट चलता रहता है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक प्रोजेक्ट वन डे अफेयर हो। तो क्या हम और ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसरो से? और इसमें आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रखा होगा। अभी ऐसा इमीडिएट विजिबिलिटी तो नहीं है, बट बिकॉज वी आर इन दिस फील्ड, हम इस फील्ड में हैं, तो अगर कोई ऐसा आता है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। परफेक्ट। श्रीवास्तव जी, आखिरी क्वेश्चन, एक्सपोर्ट मार्केट आपके लिए कैसा है और वहां से किस तरीके की बुक बनती हुई दिख रही है? एक्सपोर्ट में हमारे पास $290 मिलियन के ऑर्डर हैं और इस साल हम टारगेट कर रहे हैं अराउंड रेवेन्यू एक्सपोर्ट से $90 मिलियन का। लास्ट ईयर हमने 47 मिलियन के अराउंड एक्सपोर्ट किया था। तो इस बार हमारा टारगेट है कि डबल एक्सपोर्ट करें जो लास्ट ईयर का था। ऑर्डर एक्विजिशन में भी एग्रेसिव हम हैं और डिफरेंट फ्रेंडली कंट्रीज में और फॉरेन जो कंपनीज हैं जिनके साथ हम वर्क कर सकते हैं उनके साथ एंगेजमेंट है। डायरेक्टली बेल का भी और इन कोलैबोरेशन विद अदर DPSU
जहां हम मिल करके काम कर सकें, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी अगर हम मिल के काम कर सकें, तो वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर कोई ब्रेक थ्रू आता है तो हम निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। जी श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी शेयर करने के लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत प्रोमिनेंट कंपनी है और बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं बाज़ार की इसके। लेकिन आज कुछ और खबरें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा बाज़ार की नज़र है। उनमें से एक है मारुति, जिसकी आज एजीएम है और इस एजीएम में बहुत सारी उम्मीदें हैं। कुछ लोग तो स्टॉक स्प्लिट को लेकर के, गुजरात की जो प्लांट ये सुजुकी से लेंगे तो उसकी डील कैसे होगी, उसकी अप्रूवल क्या होगी, इन सब में क्या चल रहा है, क्या होने वाले है, क्या संभावना बनती है, इस पर हम बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी यतिन मोताई जी। क्या खबर लेके आए आप? तो नीरज जी, हर साल की तरह इस साल भी शेयर होल्डर्स जो है स्टॉक स्प्लिट का वादा मांग रहे हैं मैनेजमेंट से और बोनस की भी मांग की है। देखिए, हर एजीएम में टिपिकली क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स जो अटेंड करते हैं वो बोलते हैं कि भाई स्टॉक स्प्लिट करिए, बोनस करिए, लिक्विडिटी का शेयर के अंदर बढ़ाइए। बट मुझे लगता है जब इस मामले में आरसी भार्गव साहब से हमने बात की थी बहुत टाइम पहले, तो उन्होंने कहा था स्टॉक स्प्लिट की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको शेयर होल्ड करना है वो 10,000 का हो, 1 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, वो तो होल्ड करेगा ही। तो ऑब्वियसली बोर्ड, क्योंकि रिक्वेस्ट आती है शेयर होल्डर से, तो कंसिडर करते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई फाइनल फैसला हुआ नहीं है। ब्लूमबर्ग का एक फ्लैश आ गया था कि भाई बोर्ड विल कंसिडर स्टॉक स्प्लिट, बट ये जनरली एजीएम्स में होता है जहां शेयर होल्डर्स बहुत सारी मांग रखते हैं और जिस पर विचार किया जाता है। कोई फाइनल इस पे अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गुजरात प्लांट के बारे में भी आज बोर्ड एक डिसीजन लेगा, क्योंकि पिछली बार जब हमने मैनेजमेंट से बात की थी तो एजीएम के वक्त ही वो शेयर होल्डर्स अप्रूवल मांगा जाएगा। 12,500 करोड़ की बुक वैल्यू है इस पर्टिकुलर गुजरात यूनिट की और पैसे की एवज में शेयर देने की बात हुई है और सुजुकी मोटर्स को मारुति के शेयर्स जो है अलॉट किए जाएंगे इस 12,500 करोड़ के कंसिडरेशन के सामने। ऑब्वियसली किस दाम पे ये शेयर अलॉट होंगे ये हमको पता नहीं, लेकिन टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनी की फाइलिंग थी सुजुकी मोटर्स की, उसके अंदर लिखा था कि 10,000 रुपए के आसपास ये डील हो सकती है। और आखिर में कंपनी के विस्तार की बात, अभी मारुति लगभग महीने के 1.5 से 2.25 लाख यूनिट्स बेचती है, वो रन रेट है कंपनी की, और करीब 20 लाख गाड़ियां अभी एनुअली कंपनी बेच सकती है और प्रोड्यूस कर सकती है। कंपनी का टारगेट है कि इस कैपेसिटी को और सेल्स प्रोडक्शन को आप 40 लाख यूनिट तक ले जाएं। तो 4 मिलियन कार्स के प्रोडक्शन और सेल की बात कंपनी ने की है। कुछ ही सालों में नई कैपेसिटीज जो हरियाणा में वो लगाने वाले हैं वो आ जाएगी और ऑब्वियसली जो गुजरात का प्लांट है वहां भी इनके पास ऑप्शन है वो कैपेसिटी को एक्सपैंड करने का। तो एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स, लेकिन कोई पर्टिकुलर क्लैरिटी अभी तक स्टॉक स्प्लिट पे और सुजुकी वाली डील पे नहीं आई है। वो कुछ ही देर में आपको आती हुई दिखाई पड़ सकती है। क्या ईवी पे भी कुछ बातचीत होगी? इस 40 लाख में कितनी ईवी गाड़ियां होंगी? तो देखिए, कंपनी नीरज जी के पास खुद की कोई टेक्नोलॉजी ईवी में है नहीं, ना इनके पास कोई प्रोटोटाइप है, ना इनके पास कोई बैटरी प्लांट है, ना इनके पास ऐसे कोई चीज़ें हैं जिससे वो ईवी का प्रोडक्शन शुरू कर सकें। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का कंपनी का प्लान है। हालांकि वो अभी जो टोयोटा की टेक्नोलॉजी से हाइब्रिड कार्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, सीएनजी गाड़ियाँ बना रहे हैं। तो कंपनी का कहना ये है कि आपको ग्रीन इनिशिएटिव का जो फायदा है वो हमारी सीएनजी गाड़ियों से मिलेगा और हमारी हाइब्रिड गाड़ियों से मिलेगा। तो हाल फिलहाल जो कंपनी की जो योजना है वो हाइब्रिड और सीएनजी पे है। धीरे धीरे कुछ ही सालों में, 2-3 सालों में मेरे हिसाब से उनका पहला ईवी प्रोडक्ट हो जाएगा, वो भी टोयोटा के साथ पार्टनरशिप में। बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं क्या ईवी को ये? देखिए नीरज जी, मारुति जो साइज की कंपनी है और जो साइज का इनका कारोबार है, अगर आपको याद है थोड़े सालों पहले हम लोग डीजल पेट्रोल आर्बिट्राज की बात करते थे। कंपनी ने डीजल गाड़ियां ही लगभग बनाना बंद कर दी हैं, क्योंकि जो पहले आर्बिट्राज रहता था डीजल पेट्रोल में वो अभी है नहीं। कंपनी ने पूरा जो BS6 के जो ट्रांजिशन में जो चेंजेस किए हैं उसमें पेट्रोल का पूरा इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है। हाइब्रिड, जैसे कि मैंने कहा आपको कि वो वहाँ भी आप कंपनी को प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ईवी की बात है वो डीजल कार जैसी है, जब अपॉर्चुनिटी आएगी कंपनी को लगेगा तब शुरू होगा, लेकिन 2-3 साल के पहले ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट रोल आउट होता है। मैं आपको थोड़ा टाइम मशीन में डालता हूँ, है ना, UPA 2 में ले चलता हूँ। UPA 2 के अर्ली डेज में, यानी 8-9 के आसपास, उस समय डीजल की कीमत बहुत कम थी, मतलब पेट्रोल डीजल में गैप बहुत था। तो बहुत सारी कंपनियों ने डीजल गाड़ियां बनानी शुरू की, मारुति भी थे उसमें, ठीक है, बिल्कुल खूब दबा के बड़ी बड़ी गाड़ियां, क्योंकि सस्ता डीजल था, खूब फॉर्च्यूनर चलाइए, बड़ी बड़ी XUV चलाइए। अचानक एक दिन
जयराम रमेश जी ने कहा ये डीजल गजलर कारें बंद होनी चाहिए, बहुत डीजल खा रही हैं। बिल्कुल। याद है वो स्टेटमेंट? बिल्कुल। उसके बाद से सारी कंपनियों ने डीजल गाड़ियों की तरफ से फिर पेट्रोल की तरफ आ गए, और अब ज़्यादातर पेट्रोल में, अब डीजल पेट्रोल की जो बहुत डिफरेंस भी नहीं है। तो इसलिए पेट्रोल, तो मैं इस एग्जाम्पल को इसलिए साइट कर रहा हूँ कि इंडियन ऑटोमोबाइल की जो फोरसाइटनेस है वो कितनी गजब की है, ये खाली समझाने के लिए मैंने आपको ये याद दिलाया। लेकिन खैर जैसा चल रहा है वैसा चलेगा आगे भी, लेकिन ईवी एक बहुत बड़ा चैलेंज और थ्रेट इंडियन ऑटोमोबाइल के लिए है। अब आते हैं दूसरी खबर पे, एक और बड़ी खबर, केमिकल शेयर्स में आज बड़ी तेजी है, एग्रो केमिकल में, स्पेशलिटी केमिकल में, ये क्यों दौड़ रहे हैं? तो कोई ऐसा पुख्ता रीजन नहीं है नीरज जी, लेकिन हाँ ये जो केमिकल के दाम है जो बिल्कुल ही कोलैप्स हो गए थे, ऐसे ही कहूंगा मैं, कोलैप्स हो गए थे, वहां से एक रिलीफ रैली आती हुई नजर पड़ रही है। और 2-4 ब्रोकरेज नोट्स आए हैं, आईडीबीआई कैपिटल का एक नोट आया है, बीएनके का एक नोट आया है, और इन्वेस्टेक की एक रिपोर्ट आई है गुजरात फ्लोरो पे। शुरू करते हैं फिनॉल और एसीटोन से। ये बहुत ही उम्दा किस्म के केमिकल्स होते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करती है, और दीपक नाइट्राइट इसका एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर हम फिनॉल एसीटोन की बात करें तो 6% मंथ ऑन मंथ आपको प्राइसेस में इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई पड़ी है। दाम बिल्कुल ही घट गए थे क्योंकि चाइना से डिमांड बहुत ही कम हो गया था, डोमेस्टिक मार्केट में थोड़े डिमांड चैलेंजेस थे, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से फिनॉल एसीटोन के भाव जो घटे थे अब वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के दाम जो लगभग 57 रुपए किलो हो गए थे पिछले महीने, अब 72 रुपए किलो के आसपास आते हुए नजर पड़ रहे हैं। और जैसे जुबलिन इनग्रेवा हुआ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स हुआ, जीएनएफसी हुआ, ये एसिटिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स बनाते हैं, तो इन सब कंपनियों को भी लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो प्राइसेस नीचे से घूम रहे हैं, और अगर आप देखें जुबलिन इनग्रेवा देखिए, आज के सत्र में जीएनएफसी देखिए, दोनों ही स्टॉक्स में 2-3% की आपको तेजी दिखाई पड़ेगी। अब चलते हैं सोडा ऐश यानी बेस केमिकल्स की तरफ, जहां जो लाइट सोडा ऐश प्राइसेस हैं चाइना में वो $285 प्रति टन से बढ़ के लगभग $350 प्रति टन हो गए हैं, यानी एक जबरदस्त 30-40% का इंप्रूवमेंट आपको लाइट सोडा ऐश प्राइसेस में होगा, क्योंकि तिब्बत में जो कैपेसिटीज है वहां शटडाउन्स आपने देखे हैं, जिसके वजह से टाटा केमिकल और डीसीडब्ल्यू जैसे काउंटर्स आपको भागते हुए नजर पड़ रहे हैं आज के सेशन में। और आखिर में इन्वेस्टेक की आज इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई गुजरात फ्लोरो पे 3450 के टारगेट के साथ, जहां इनको लगता है अर्निंग्स जो है कंपनी की 26-27% से साल दर साल बेसिस पे बढ़ेगी। तो शायद इसीलिए आज सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स एक और रिपोर्ट आई एचएसबीसी की यूपीएल पे 775 का टारगेट। वो कह रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर से प्रॉपर रिकवरी शुरू हो जाएगी, और केवल मानसून छोड़ दें तो कोई हेडविंड इनके लिए नहीं है। तो इसीलिए आज यूपीएल भी आज 600 के ऊपर फिर से गया, बेचारा आधा हो गया था हाई से। तो डेफिनेटली आज केमिकल के सारे स्टॉक दौड़ रहे हैं, और दीपक नाइट्राइट रडार पर रखिए, बहुत दिनों बाद ये 2100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये 2 सेक्टर जो आपको रडार पर रखना चाहिए, एक केमिकल वाला, एक मारुति, अपने आप में एक सेक्टर ही है, क्योंकि बहुत सारे एंसिलरी कंपनी जुड़ जाती है उससे। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन सारी जानकारी देने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मार्केट का अपडेट फिर से आपका, और बहुत ही ठहरा हुआ सा बाजार, बहुत ही सीमित दायरे में, बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। बैंक निफ्टी आप देखिए सुबह से लगभग उसी लेवल पे। मिड कैप भी मतलब एक बार उसने गैप अप ले लिया, तो अब वो भी वही 130-140 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हाँ, बट ये कि ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खरीदारी है, अलग अलग सेक्टर्स में से आज केमिकल सेक्टर बहुत चल रहा है तो उसमें तेज़ी है, टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्टर वाला चल रहा है उसमें तेज़ी है। बढ़ने घटने वाले शेयरों की संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है, हालांकि थोड़ा सा संख्या बढ़ी है गिरने वालों की, लेकिन स्टिल बढ़ने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा 1800 से ऊपर है। तो कुल मिला के बाजार एक बहुत सीमित दायरे में चल रहा है, और इसमें कैसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई जाए इसके लिए आपको सिर्फ कुछ सेकंड्स का इंतजार करना है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस जब आएंगे तो वीरेंद्र, हर्षद और अनुज आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज बनाएंगे।